हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग जैसा कि डिसाइडेड है, हम लोगों ने तय कर रखा है कि आज कौन सी क्लास होने वाली है हमारी। तो हम लोग उस तरह से इसको क्लास को लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, मगध राज्य को देखने वाले हैं। तो मगध राज्य में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसा कि हम लोग पहले भी जब हम लोगों ने 16 महाजनपद देखा था, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मगध ही सबसे अत्यधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक है। तो अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आप लोग पढ़ लेना, वैसा कुछ विशेष नहीं है। आगे जो हम लोग देखेंगे इसमें वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो उल्लेख है कहाँ मिलता है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। मगध के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो महाभारत में मिलता है उल्लेख, जिसमें मगध का शासक तो बहुत सारे पाई। शुरुआती दौर की बात हो रही है। शुरुआत में जिन्होंने सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई वो थे जरासंध, है ना। जरासंध थे। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, अभी डिटेल में आगे देखेंगे। तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाक्य है जिसको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बात करते आ रहे हैं, हमेशा बात किया हम लोगों ने कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो बिहार की, जो हम लोग बिहार की क्लास कर रहे हैं, ये इतिहास में बिहार में ही ज़्यादातर घटनाएं घटी हैं, और वो बिहार ना होके वो भारत की घटना बन गई है। तो यहाँ भी आप वही देखोगे। एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया, है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे मगध की प्रमुख वंश जो थे उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ वंश को हम लोग देखेंगे। तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता जो थे चेदी के राजा थे। उनका क्या नाम था? वस्सु। तो जरासंध चेदी के राजा वस्सु के पुत्र, ठीक है। और बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की। तो जरासंध के पिता चेदी के राजा जो वस्सु थे, उनके पुत्र बृहद्रथ थे। उन्होंने क्या किया? बृहद्रथ वंश की स्थापना की, यानी उनके नाम पे ही इस वंश का नामकरण किया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश था। बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ वंश जो है महाभारत कालीन राजवंश था और सबसे प्राचीनतम राजवंश था, ठीक है। सबसे प्राचीनतम राजवंश था। इस वंश में कहा जाता है कि 10 राजा हुए। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें से बृहद्रथ जो है उनके पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा हुए। सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो जरासंध ही हुए। यानी इस वंश में, बृहद्रथ वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? जरासंध सबसे प्रतापी राजा हुए। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर और गंधार आदि पर के राजाओं को पराजित किया, ठीक। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि उसके पास सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी। जरासंध के पास सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी उस समय भी, है ना। अब देखते हैं, जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगृह को बनाया। ज्यादातर आप लोग देखोगे कि जो मगध में राजधानी जो बनाई गई, ज्यादातर राजगृह को ही बनाई गई। राजगृह को और कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे गिरिव्रज भी कहते हैं। गिरिव्रज, इसको आप लोग ध्यान रखना। गिरिव्रज, गिरिव्रज हो गया। इन नामों से भी राजगृह को जाना जाता है। चलिए, और क्या हुआ यहाँ पे? इसलिए राजगृह को इसलिए सभी बनाते थे अपनी राजधानी, क्योंकि राजधानी जब भी होगी सबसे सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए, है ना। सुरक्षित स्थान पे होना चाहिए।
तो 5 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ स्थान था। कौन कौन से 5 पहाड़ियां थे वो भी आप लोग देखेंगे। जरासंध ने नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगृह में 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार बनाया। साइक्लोपियन दीवार कुछ नहीं होता है, एक किलेबंदी होती है ना। एक जैसे चीन का दीवार आदि आप लोगों ने देखा होगा, तो इस तरह का एक दुर्ग है। बीच में मान लो दुर्ग है, मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं है। बीच में मान लो दुर्ग है, ये दुर्ग हो गया, आप लोग समझ लेना, है ना। ये दुर्ग हो गया और इसके आसपास इस तरह से एक ऊंची दीवार बनाई जाती है। आप लोगों ने लाल किले को कुछ लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा हो कि यहाँ की दीवारें ना बहुत ही ऊंची है, बहुत ही ऊंची ऊंची दीवार है यहाँ की, और मोटे मोटे हैं अगर आप लोगों ने विजिट किया। लेकिन फिर भी रियलिटी में अगर देखो आप तो एक अलग ही फीलिंग आएगी वहां पर, है ना। तो रियलिटी अलग है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नगर निर्माण की योजना बनाने वाला जो कुशल शिल्पकार था उनका क्या नाम था? महागोविंद नाम था। ये जो नगर नियोजन नगर की का निर्माण जो किया वो महागोविंद ने किया, वो शिल्पकार वही थे। जरासंध ने अपनी पुत्री आस्ती एवं प्राप्ति की शादी मथुरा के राजा कंस से की थी। कंस का रिलेशन कृष्ण से तो हम लोग जानते ही हैं, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कृष्ण के मामा थे कंस। तो एक कहा जाता है इसमें कि जरासंध जो है, जैसा कि जानते ही हैं, या जरासंध जो है कृष्ण के परम दुश्मन थे और कंस के परम मित्र थे, है ना। इनमें मित्रता बहुत चलती थी, जरासंध में मित्रता बहुत अच्छी थी। और क्या हुआ यहाँ पे, कहा जाता है कि जरासंध ने लगभग 17 बार मथुरा पर हमला करने की कोशिश की। 17 बार उन्होंने, जरासंध ने कोशिश नहीं हो सका। और इसमें जरासंध को क्या हुआ कि कृष्ण की मदद से जो पांडव थे जो, उनमें भीम ने क्या किया, मल्ल युद्ध में या द्वंद्व युद्ध में, उस समय तो आप ऐसे समझो कि कुश्ती ही थी वो। मल्ल युद्ध जो है वो एक प्रकार की कुश्ती है, तो वो कुश्ती ही थी, फाइटिंग रेसलिंग कह लो आप लोग, तो रेसलिंग ही थी। तो उसी में वो लोग भीम से इनका युद्ध हुआ और भीम ने जरासंध को पराजित कर दिया और सहदेव जो थे उनको यहाँ का शासन दे दिया। चलिए आगे देखेंगे अब यहाँ पे हम लोग कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा जो था कौन था, तो रिपुंजय था। क्या हुआ इसमें कि रिपुंजय को इनके ही जो अंतिम राजा था बृहद्रथ वंश का रिपुंजय को क्या किया कि इनके जो मंत्री थे, रिपुंजय के जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, पुलक नाम था, ठीक है, पुलक नाम था उनका। तो पुलक ने क्या किया, रिपुंजय की हत्या कर दी। रिपुंजय की हत्या कर पुलक ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया। और क्या हुआ, अन्य इनके जो मंत्री थे, एक अन्य मंत्री थे जिनका नाम महीय था। एक अन्य मंत्री का नाम महीय था। मही ने क्या किया कि पुलक और जो राजा जो जिनको बैठाया गया था, जो पुत्र थे पुलक के, दोनों को मार दिया। मही ने दोनों की हत्या कर दी और अपने पुत्र को, मही के पुत्र को मही ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया, ठीक है, जो बिंबिसार थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग हर्यंक वंश। 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा
पूर्व तक। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, है ना, तो वो हम लोग देखेंगे, या आप लोगों को याद भी होगी। चलिए देखते हैं। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। बिम्बिसार को सेनीय या श्रेणिक भी कहा जाता है। इस उपनाम से इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि पहली स्थायी सेना उस काल में बिम्बिसार ने ही रखी थी, इसलिए इसे सैन्य कहा जाता है। स्थायी सेना रखने की वजह से, सैन्यकरण की वजह से सैन्य कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 545 ईसा पूर्व में बिम्बिसार का राज्याभिषेक किया गया और बिम्बिसार ने भी राजधानी कहाँ बनाई? राजगीर को ही अपनी राजधानी बनाई। हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक कौन कौन हुए? बिम्बिसार और अजातशत्रु। ये दोनों जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। हम लोग आगे देखेंगे कि उनके जन्म के आसपास ये लोग थे, और ये जो हैं किनके मृत्यु के आसपास थे, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। ये कितने, अब आप क्या कहो, पापी थे या ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उस समय के दो महान पुरुष जो हैं, महापुरुषों की मृत्यु जो है इनके ही काल में हुई। मतलब मैं अजातशत्रु के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए ये किस तरह के थे, चलिए आगे देखेंगे। उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत, अवंती के चंद्र प्रद्योत प्रमुख शासक थे, है ना। इनके समय बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों के समय की ही बात हो रही है। इस वंश को ना पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है कि बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मारा। अजातशत्रु को इनके ही पुत्र उदयन ने मार दिया, है ना। और बिम्बिसार अजातशत्रु के पिता थे, तो इसलिए इनको पितृहंता वंश कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। बिम्बिसार, हाँ, अब बिम्बिसार को हम लोग, हर्यंक वंश की शुरुआत हुई। अब बिम्बिसार को हम लोग पूरी तरीके से पहले देखेंगे, उसके बाद अजातशत्रु और उदयन को देखेंगे, है ना। बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से 592 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा। 44 से स्टार्ट हुआ और 492 तक इनका शासनकाल चला, लगभग 52 वर्ष तक। बिम्बिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया और शक्तिशाली बनाया। देखो उस टाइम क्या होता था, अपने राज्य को बचाने के लिए या राज्य को विस्तार देने के लिए मैत्री संबंध उस समय बनाया जाता था, या विवाह, मैत्री का सीधा रास्ता या तो रिश्ता बनाओ, है ना, या तो रिश्तेदारी हो या लड़ लो, है ना, युद्ध कर लो। इस समय क्या होता था, रिश्तेदारी में दोनों को नुकसान नहीं होता था, है ना। जो अधिक शक्तिशाली है वो तो लड़ ही लेगा, फिर भी जान माल की हानि तो होगी ही, आर्थिक रूप से वो कमजोर होगा ही। इसलिए उस समय क्या किया जाता था कि वो लोग वैवाहिक आदि संबंध बना लेते थे। तो बिम्बिसार ने क्या किया, आगे हम लोग देखेंगे। 3 विवाह उन्होंने किया था, वो हम लोग अभी देखेंगे। बिम्बिसार के मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज, उन्होंने भी राजगृह को ही राजधानी बनाया। 5 पहाड़ियां जो थी उसके नाम आप लोग देख लो यहाँ पे, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी तथा वैभारगिरी। ये सारे 5 पहाड़ियां थे वहां पे जो दुर्ग को घेरे हुए थे वहां पे। सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध
कौशल नरेश जो थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से किया, जिनका नाम कौशला देवी था, उनके साथ विवाह किया। फिर दूसरा विवाह उन्होंने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना के साथ किया। तीसरा विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। मध्य प्रदेश, आप लोग ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश किसे कहा गया? अभी जो पंजाब है वो मध्य प्रदेश उस समय कहा गया था। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। उसने अवंती, उज्जैन, अवंती जो है उज्जैन में, उज्जैन को अवंती उस समय कहा गया। अवंती के जो शक्तिशाली राजा थे चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बिंबिसार ने युद्ध किया और अंत में क्या हुआ कि इनकी मित्रता हो गई। मित्रता इतनी मधुर हो गई उनमें कि एक बार कहा जाता है कि जब ये बीमार थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को, हम लोग पहले ये कहानी सुन चुके हैं, है ना, तो राजवैद्य को क्या किया, जीवक जो थे उनको इनकी सेवा के लिए भेज दिया, इनकी सेवा के लिए भेजा, है ना। उसने अंगराज को जीता। बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। अंग का उपराजा जो है अजातशत्रु को बनाया गया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार, जो बौद्ध धर्म की पत्रिका है विनय पिटक, उसके अनुसार बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। ऐसा नहीं कि उन धर्मों को, अलग धर्मों को कोई संरक्षण नहीं रहा या सहिष्णुता आदि नहीं रही, है ना। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। जैसा हम लोग पहले ही इसको चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए उसे क्या सैनिक या श्रेणिक कहा गया। महावंश के अनुसार एक गद्य है, एक आप ग्रंथ कह लो, उसके अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु जब थी इनकी, बिंबिसार की, तब वह सिंहासन पर बैठे। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजा था और क्या किया, बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की भी अनुमति दी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि बिंबिसार के बाद वहां शासक जो है वो कौन बना। बिंबिसार के बाद शासक अजातशत्रु बना, जो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच पहले जो युद्ध हुआ, पहला युद्ध जो हुआ, उसमें प्रसेनजीत को पराजित किया। लेकिन अगला जो युद्ध हुआ, बाद का जो युद्ध हुआ, यानी दूसरे युद्ध में क्या हुआ, दूसरे युद्ध में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा नाम था उनका, वजीरा का विवाह किससे, अजातशत्रु से कर दिया। अब आगे देखते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वशस्कार या वर्षाकर की सहायता से वज्जी संघ के सदस्य में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का, हम लोग ये बहुत बार देख चुके हैं, 16 महाजनपद जब हम लोगों ने देखा था। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, उसमें इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो 8 कुलों का एक संघ था, इसमें से विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। अजातशत्रु ने मल्ल
मल्ल भी 16 महाजनपद में से ही एक था। संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया और इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी जो है अवंती से क्या किया, सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर की नई किलेबंदी की, क्योंकि अवंती के शासक ने अजातशत्रु को धमकी दिया। धमकी की वजह से अजातशत्रु ने क्या किया कि नई किलेबंदी करा ली। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें अवंती ने हमला नहीं किया, उस समय अवंती ने हमला भी नहीं किया। तो अजातशत्रु कभी कभी, आप लोग सोचो, इतना महान शासक फिर भी डरता था। खैर, डर अच्छी बात है, वो डर नहीं, वो सचेत था, उसकी वजह से उसने वैसा किया। चलिए आगे देखते हैं। यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। यह एक धार्मिक और उदार सम्राट था। ऐसा नहीं कि धर्म को नहीं मानता था या धर्म के प्रति असहिष्णु था, वैसी कुछ बात नहीं थी। वो उदार शासक था, है ना। ग्रंथों के अनुसार, विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माना जाता है ना। भरूच स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करते हुए दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, जैसा कि हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, है ना। उसके उपरांत राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय में ही आयोजित की गई थी। और इस संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित जो पिटक थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, वो 2 पिटकों में विभाजित हो गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। हाँ, और एक बात आप लोग याद यहाँ जरूर रखना कि अजातशत्रु के समय ही, अजातशत्रु के काल में ही, शासन काल में ही आप कह लो कि 468 ईसा पूर्व में किनकी मृत्यु हो गई, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और 483 जैसे ऊपर हम लोग देख रहे हैं, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई, है ना। तो ये इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ पापी टाइप में अजातशत्रु थे, जो महान व्यक्तियों को, महान व्यक्ति उनके समय में चले गए। चलिए, ये जोक है, सीरियस नहीं लेना इस चीज को। चलिए अब हम लोग देखेंगे उदयन या उदाइन। ये क्या है, टाइपिंग एरर है, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी ये उदाइन है। उदाइन 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व में यह शासक हुए। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता, लेकिन उदयन को पितृहंता लेकिन पितृभक्त जैन ग्रंथ में कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। वो पद्मावती नहीं, जो मूवी आई थी वो पद्मावती नहीं, वो मेडिवल भारत की बात है। मध्यकालीन भारत में जब हम लोग पहुंचेंगे तो पद्मावती का जिक्र होगा, है ना, इसमें नहीं। उदयन शासक बनने से पहले चंपा जो राज्य था वहां का उपराजा था। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र, इसी नहीं पाटलिपुत्र पर, जिसको कुसुमपुर भी उस समय कहा जाता था, नामक नगर को बसाया था अपनी राजधानी। इसने राजगृह से क्या किया, पाटलिपुत्र। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, राजगृह में ही सभी ने अपनी राजधानी रखी थी, लेकिन उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य जो है अवंती था, हम लोग देख चुके हैं। तो उसके गुप्तचर के द्वारा क्या किया गया, उदयन की हत्या कर दी गई। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के, जो अवंती का गुप्तचर था, उसने उदयन की हत्या कर दी। सोचो आप। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक।
नागदशक को देखेंगे। हर्यंक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर उसका सेनापति शिशुनाग जो है, उसने किस वंश की स्थापना की, हम लोग आगे अभी देखेंगे ही। इस प्रकार हर्यंक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई। चलिए और एक छोटी सी कहानी बता दूं आप लोगों को। अजातशत्रु ये कहानी नहीं है कहानी हम लोग अभी देखेंगे। अजातशत्रु का बचपन का नाम ना कुणिक था। कुणिक, थोड़ी और अच्छी तरीके से लिख दूं, क्या नाम था? कुणिक नाम था, ठीक है। और एक छोटी सी कहानी है कि बिंबिसार की जब मृत्यु हुई तो उसे अजातशत्रु ने क्या किया था, उसे कारागार में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। बिंबिसार को कारागार में डालने के पश्चात उनकी मृत्यु वहां पर ही हो गई। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिंबिसार ने उत्तराधिकारी भी अजातशत्रु को ही चुना था, परंतु उसे पता नहीं था। उस समय ज्यादातर यही होता था, जिसके पास शक्ति है, या ये कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, या ताकतवर जो होता था उस समय ताकत के आधार पे ही सिंहासन को वो लोग छीन लेते थे। आप ये समझो, उनको दिया नहीं जाता था, छीन लेते थे वो। खैर, अब शिशुनाग वंश को हम लोग देखेंगे। हर्यक वंश कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने तीनों को देख लिया। अब हम लोग शिशुनाग वंश को देखेंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना, जैसे हम लोगों ने देखा कि शिशुनाग नागदशक को मारने के पश्चात शिशुनाग ने इसकी स्थापना की 412 ईसा पूर्व में, जो 345 ईसा पूर्व तक मगध के सिंहासन पर इन्होंने राज किया। हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करने के पश्चात काशी के गवर्नर शिशुनाग जो थे, उस समय काशी के गवर्नर थे, ठीक है, काशी के गवर्नर थे। गवर्नर मतलब कुछ नहीं, उपराजा, राजा आदि जो कहते हो आप, जो हमने सुन रखा है वही होता है। और गवर्नर कुछ विशेष, उस समय गवर्नर वैसा कुछ नहीं होता था, जो आधुनिक काल में गवर्नर की उपाधि जिसे दी जाती थी, वैसा कुछ नहीं था। शिशुनाग ने क्या किया कि राजगीर या पाटलिपुत्र को राजधानी ना रखकर वैशाली को राजधानी बनाया। इसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राजा पर विजय थी। अवंती के राजा मगध के शासनकाल में आप लोगों ने देखा कि काफी अवंती से काफी भय था, है ना। अजातशत्रु तो काफी डर गया था। तो इसकी एक बड़ी सफलता शिशुनाग वंश की, ये सफलता एक अच्छी थी, बड़ी सफलता थी कि अवंती के राज्य पर विजय उन्होंने पाया। और इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक या काकवर्ण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पाटलिपुत्र को क्या किया, स्थायी राजधानी बना दिया। पहले ये परमानेंट स्थायी राजधानी नहीं थी, लेकिन इसको परमानेंट राजधानी बना दिया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो हम लोग बौद्ध धर्म में देख चुके हैं कि जो बौद्ध संगीति वगैरह थी, उसमें कब कहाँ क्या किया गया था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, नंद वंश को देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। हाँ, तो इससे एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं हम लोग कि नंद वंश जो स्थापना से पहले क्या हुआ, जो इसके शासक थे, है ना, शासक जो थे इसके, कलाशोक जो थे, इनको ये पाटलिपुत्र में घूम रहे थे, ठीक है।
पाटलिपुत्र में घूम रहे थे तभी महापद्मनंद ने क्या किया, महापद्मनंद ने क्या किया, चाकू से वार कर कलाशोक को की हत्या कर दी। उसके पश्चात ही नंद वंश की स्थापना की गई। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा गया है, सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा गया है। एवं एक राट की उपाधि भी इसे मिली महापद्मनंद को। एक राट क्या होता है, एक राट मतलब सीधी बात है एक ही राजा, है ना, उस समय सिर्फ एक ही राजा था, बाकी प्रजा नहीं, इसलिए। चलिए, महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। महाबोधि वंश एक ग्रंथ थी, है ना, एक ग्रंथ है, उसी में गद्य प्रकार की है, उसी में डिटेल हल्की फुल्की इस तरह की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी मिल जाती है। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसा साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन था। ये जैसे पहले क्षत्रिय आदि चले आ रहे थे, लेकिन ये अकुलीन था, जिसे ज्यादातर ग्रंथ आदि में नाई कहा गया है। उसने क्या किया, महापद्मनंद ने गंगा को लांघते हुए, गंगा के मैदान को लांघते हुए विंध्य पर्वत के दक्षिण तक क्या किया, अपनी राज्य की सीमाओं का विजय पताका लहराया। और संभवतः भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी महापद्मनंद को ही कहा गया। महापद्मनंद का प्रमुख अभियान क्या है, कलिंग विजय था, जिसमें विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया। हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, वहीं उड़ीसा उदयगिरी पहाड़ियों के आसपास, उदयगिरी पहाड़ियों के आसपास, है ना। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। पहला शूद्र शासक यदि किसी को माना जाता है तो महापद्मनंद को ही माना जाता है। और ज्यादातर सभी ग्रंथों में मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि उसे नाई जाति का बताया गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना यानी हाथी की जो सेना थी, उसकी वजह से सिकंदर भी, यहाँ तक आप मानो कि सिकंदर की सेना जो थी वो व्यास नदी के तट पर बैठी रही, लेकिन यहाँ पर आने का उन्होंने वो हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आए और यहाँ युद्ध कर विजय करे। तो उनका विजय अभियान जो है, सिकंदर का विजय अभियान नंद वंश की वजह से, और धनानंद, उस समय धनानंद ही था शासक, तो नंद वंश की वजह से यह विजय अधूरा रह गया। नंद वंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे, नंद वंशीय जो राजा थे जैन धर्म को मानते थे, और सकटार और स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। जैन मतावलंबी अमात्य थे। अमात्य मीन्स कुछ नहीं होता है, अमात्य एक अधिकारी होता है, सीधी बात आप समझो, उससे ज्यादा हम लोग बाद में समझेंगे। सिर्फ एक अधिकारी होता है अमात्य, उस समय अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद के काल में हुआ, जो 325 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। धनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद क्या हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे, कौन जीता कौन हारा हम लोग ये बाद में देखेंगे, है ना। अभी हम लोग उस पर नहीं चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। कुछ जैसे इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सारी चीजें लगभग देख ही ली हैं। आप लोग इसको नोट्स को अच्छे से देखना, और आप लोग कहीं जुड़ो, आप लोग कमेंट करो ताकि मुझे पता चले, क्योंकि ये नोट्स मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। इतना मेहनत जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो नोट्स बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है। आप लोग कहीं जुड़ो तो फिर, या कमेंट वगैरह करो ताकि मुझे पता चले आप लोग कहाँ हो, कहाँ जुड़ना चाहते हो, या क्लास कैसी है आप लोग बताओ, कमेंट करो ताकि मैं समझूं। उसके बाद हम लोग नोट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा। ये नोट्स मैं मानता हूँ जितने भी अभी
पुस्तक वगैरह है, सबका निचोड़ है इसमें। तो आप लोगों को इसे पढ़ने के बाद किसी अन्य बुक को रेफर करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अब आप लोगों को कुछ बुक्स वगैरह मैं बता दूंगा जो काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन फिर रिपीट करूँगा, बिहार के लिए आप लोग टेंशन मत लेना, और हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आप लोग टेंशन मत लेना। इतिहास जो है हम लोग मिलकर वैकल्पिक विषय की तैयारी करेंगे, है ना। वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक मीन्स ऑप्शनल। ज़्यादातर हम लोग ये ना ट्रेंड में है, ये प्रचलित ऑप्शनल के रूप में ही बात किया जाता है। ऑप्शनल क्या है तुम्हारा, ऑप्शनल क्या है, इस तरह ही पूछा जाता है। वैकल्पिक विषय कोई पूछता नहीं है। खैर चलिए, अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगली जो क्लास है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।